मैं एक बार ऑफिस से घर वापस आया तो मैं रास्ते से दूध का कार्टन लाना भूल गया। तो इसी चीज़ पर मेरी वाइफ ने मुझसे 1 हफ्ता बात नहीं की। जब भी मैं फैमिली के साथ अपने सारी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ वेकेशन पे जाता था तो मुझे लगता था मेरी बीवी ये सारी वेकेशन में अपने कमरे में सोती ही रहे, तभी ये वेकेशन मेरे लिए इंजॉयबल हो पाएगी। और यूएस में थैंक्सगिविंग काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल है और जो भी सेलिब्रेट करते हैं वो टर्की ट्रेडिशनली बनाते हैं। तो ये एक और आदमी लिखते हैं कि जब थैंक्सगिविंग का टाइम था तो उनकी वाइफ सल्की जोन में थी और वो जानते थे कि उनके घर में टर्की तो बनने नहीं वाली, लेकिन वो नहीं चाहते थे उनकी 8 साल की बेटी थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने खुद मेहनत करके अपनी बेटी के लिए रोस्ट टर्की बनाई। और जब अवन से निकाल के उन्होंने उसको काउंटर पे रखा ताकि वो ठंडी हो जाए और वो वापस वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी ने आकर उस टर्की को उठाया और ट्रैश बिन में डाल दिया। ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये ऑनलाइन शेयर किए कुछ मेन ने रेडिट के ऊपर, ये बताने के लिए कि वो क्या ऐसी चीज़ थी जो फाइनल कारण बनी उनका डिवोर्स के लिए अपनी वाइफ के साथ। एंड एनी गेसेस ये वाइफ्स क्या थी? जी हाँ, ये वाइव्स थी नार्सिसिस्टिक वाइव्स। सो इफ़ यू आर स्टेइंग विद अ नार्सिसिस्टिक वाइफ, वेलकम टू हेल। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है ये स्टेट करना राइट एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो कि जो अब्यूज़ मेन फेस करते हैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में वो भी इक्वली इंटेंस होती है, इक्वली ट्रू होती है जितनी विमेन एक्सपीरियंस करती हैं नार्सिसिस्टिक मेन के साथ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये कोई जेंडर स्पेसिफिक डिसऑर्डर नहीं है, इसलिए जब भी मैं नार्सिसिज्म पर कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं लेकर चलती हूँ कि मैं मेन और विमेन दोनों को ही एड्रेस कर रही हूँ जो किसी भी प्रकार के नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से परेशान हैं, उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं। कुछ वीडियोस पहले मैंने बात की थी नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स के ऊपर, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्पेसिफिकली नार्सिसिस्टिक वाइफ्स के ऊपर। मेन एंड विमेन दोनों ही नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, कवर्ट नार्सिसिस भी हो सकते हैं, ग्रैंडियोस नार्सिसिस भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट नार्सिसिस भी हो सकते हैं, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ नार्सिसिज्म है मेन में संख्या कहीं ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नार्सिसिस्टिक विमेन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नार्सिसिस्टिक विमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं और डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी संख्या में एग्जिस्ट करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत सारे ऐसे मेन हैं जो नार्सिसिस्टिक वाइफ्स के साथ या नार्सिसिस्टिक मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा सफरिंग की लाइफ बिताते हैं। इस वीडियो में खैर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ नार्सिसिस्टिक वाइफ्स की, नार्सिसिस्टिक रोमांटिक पार्टनर्स की। एक जो डिसएडवांटेज की बात होती है नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप में जो मेन ट्रैप्ड होते हैं उनके लिए, वो ये होती है कि फॉर अ मैन बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट होता है अपनी इस तरह की सफरिंग की बात शेयर करना, पब्लिकली करना या हेल्प सीख करना। बहुत बार मैं बात करती हूँ उन डिसएडवांटेजेस की जो ऑफन विमेन को होते हैं बिकॉज ऑफ कल्चरल सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स, लेकिन इस केस में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगी एक ऐसी डिसएडवांटेज की जो मेन को होती है, वेस्ट में भी ईस्ट में भी कहीं पे भी। और वो है कि इन्हीं कल्चरल स्टीरियोटाइप्स की वजह से मेन को ओरिजिनली जो कंडीशन किया जाता है वो एक स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह किया जाता है, इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करना, एक स्ट्रेंथ की हमेशा इमेज दिखाना। तो जब मेन को किसी विमेन के थ्रू सफरिंग मिलती है तो मेन के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इस स्टीरियोटाइपिंग की वजह से अपनी उस सफरिंग को जाकर शेयर कर पाना, क्लियरली व्यक्त भी कर पाना, क्योंकि वैसे भी ट्रेडिशनली मेन को सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को विमेन जैसे आराम से दिखा सकती हैं वैसे मेन को नहीं दिखाना होता है। इमोशंस ज़्यादा शेयर करें, इमोशंस ज़्यादा दिखाएं तो दे आर कंसिडर्ड टू बी वीक मेन। ऑफ कोर्स ये स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए कई दर्जे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग शेम्ड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग मॉक्ड, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। और हो सकता है उनके बजाय विमेन की ही बात पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए, उसकी कहानी को सच माना जाए। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी मैं एक नार्सिसिस्टिक इंसान की बात करती हूँ, चाहे वो नार्सिसिस्टिक हस्बैंड हो, वाइफ हो या पेरेंट हो, तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि उसका को पार्टनर या उसके साथ में एग्जिस्ट करने वाले दूसरे लोग जो हैं वो नॉन नार्सिसिस्टिक हैं, यानी कि मैं दो नार्सिसिस्ट की बात नहीं कर रही होती हूँ। तो किस तरह की होती है वो रिलेशनशिप, वो सफरिंग जो मेन एक्सपीरियंस करते हैं नार्सिसिस्टिक वाइफ्स के साथ या फिर लॉन्ग टर्म फीमेल नार्सिसिस्टिक कंपेनियंस के साथ।
तो मैं मेंशन करूँगी सभी वो टॉप ट्रेड्स। अगर कोई ट्रेड यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली लेकिन यहाँ पर रह गया है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर दैट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। कोई भी अब्यूजिव डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट इज़ नॉट एट ऑल encouraged in this space. Disagreeable, bad tempered, moody, sullen, sulky, ये सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी नार्सिसिस्टिक वाइफ को। और अगर आप किसी ऐसी फीमेल के साथ रहते हैं तो आप बिल्कुल भली भांति जानते होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक नार्सिसिस्टिक वाइफ के साथ एग्जिस्ट करने की कोशिश करना भी मतलब एग शेल्स के ऊपर चलना। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, किस चीज़ से वो खुश होगी, किस चीज़ से नाराज़ हो जाएगी, किस चीज़ से उसे गुस्सा आ जाएगा, किस चीज़ से वो भड़क जाएगी, ये आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। या फिर एक्चुअली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जान जाते हैं कुछ समय साथ में एग्जिस्ट करने के बाद कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस औरत को एक्चुअली मेंटली इमोशनली खुश रख सके, इसके मूड को जेन्युइनली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल और अच्छा रख सके। नार्सिसिस्टिक वाइफ के साथ एग्जिस्ट करना यानी कि एग्जिस्टिंग इन अ स्पेस ऑफ नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। ये एक गुड टेम्पर्ड मैच्योर पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप जेन्युइनली अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं। एक नार्सिसिस्टिक वाइफ बैडली इमोशनली अनरेगुलेटेड होती है, एक बच्चे की तरह टैंट्रम्स थ्रो करती हैं, अपने मूड्स पर, अपने गुस्से पर, अपने बिहेवियर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंगर एक्सप्लोजन्स और वर्बल अब्यूज़ आपके लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ही कॉमन बात है। और अगर ये सब है तो ऑब्वियसली घर में अच्छा माहौल कैसे हो सकता है। एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी इन द होल हाउस। ऐसा इंसान एक घर में स्टेबल ग्राउंडेड माहौल कैसे क्रिएट कर पाएगा। तो सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर बच्चे हों, ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। और मैंने ऐसे घरों को एक्सपीरियंस किया हुआ है जहाँ पर नार्सिसिस्टिक विमेन रहती हैं। इट्स अ डार्क ग्लूमी कोल्ड एनर्जी। और अगर आप एनर्जी सेंसिटिव हैं तब तो आपको फटाफट वो वाली एनर्जी सेंस हो जाएगी। यू जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट स्पेस। ये वो एनर्जी नहीं होती जो किसी अच्छे से बरकत वाले घर में आती है। और बरकत से मेरा मतलब पैसे की बरकत नहीं है, उस तरह की एनर्जी जिसमें सुकून का एनवायरनमेंट होता है, जिसमें सुख की फीलिंग हो, जो हमारा एक पीसफुल हेवन होता है जब हम बाहर से आए। ये घर वैसा नहीं होता। एक नार्सिसिस्टिक वाइफ के घर में कोई सुकून और शांति और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की एनर्जी नहीं होती। अगर वो आती भी है तो बहुत फ्लीटिंगली आती है, बहुत थोड़ी सी आती है और बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। और आप जब तक उसको पकड़ भी पाएँ वो फिर वापस छू हो जाती है। नार्सिसिस्टिक वाइफ्स आर इनसेशिएबल, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितना भी हो, जो उन्हें कभी भी सैटिस्फाई कर सकता है किसी भी लंबे पीरियड के लिए या किसी भी फाउंडेशनल तरह से। इमोशनल इन्वेस्टमेंट, जेन्युइन लव, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, वेकेशंस, अटेंशन, अफेक्शन, कुछ भी आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, इनको आप खुश कर ही नहीं सकते। अच्छे से अच्छा घर, कितना भी पैसा, बेहतर से बेहतर चीज़ भी उनके लिए थोड़े से टाइम डिस्ट्रैक्शन देती है, लेकिन बाद में उनका जो कांस्टेंट कंप्लेन वाला मोड, बिटर मोड, एंग्री मोड वो वापस आ जाता है। नथिंग इज़ एवर गुड इनफ। कुछ भी हमेशा उनके लिए अच्छा, पर्याप्त, पूरा नहीं होता है। यही उनकी फितरत होती है। थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड क्या शब्द होते हैं ये नार्सिसिस्टिक वाइफ को पता ही नहीं होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देयर लाइफ टू दैट ऑफ अदर पीपल। दूसरों की लाइफ कैसी है, उनके फ्रेंड्स की लाइफ कैसी है, और विमेन जो उनके आसपास हैं उनकी लाइफ कैसी है। और चाहे वो चीज़ें आप उनके लिए भी पूरी कर दे, लेकिन फिर वो नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, नेक्स्ट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में मूव कर जाएंगी। एक अंधे कुएं की तरह, जिस तरह से आप कुछ भी अंदर डालते जाएं, कितना भी भरने की कोशिश करते जाएं, लेकिन वो खाली का खाली ही रहता है। बिल्कुल इस तरह की स्थिति होती है एक नार्सिसिस्टिक वाइफ की। एक नार्सिसिस्टिक वाइफ या नार्सिसिस्टिक लॉन्ग टर्म रोमांटिक कंपेनियन बिल्कुल इनकेपेबल होता है ऑफ एनी ट्रू डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप उस तरह के भी इंसान हैं, उस तरह के मेल हैं जो कि बहुत जेन्युइन एक अफेक्शन की, इमोशनल कंपैटिबिलिटी की रिलेशनशिप बनाना चाहता है और अपना पूरा एफर्ट करता है उसके लिए, तो भी आप
बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग पाएंगे कि जितना भी आप एफर्ट करते हैं आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती है, आपको वहाँ से कोल्डनेस मिलती है, क्योंकि ये वुमेन इनकेपेबल है डीप इमोशंस के। ये एक इमोशनली डिस्टेंट रहती है, अलूफ रहती है, अनअवेलेबल रहती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उनके पास जाने की, एक कनेक्शन डीप बनाने की, तो आप हर बार अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा और कोशिश कर लें तो ये वुमन जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। जो लैक ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स है उसका जो सारा ब्लेम है वो इनफैक्ट आप ही पे डाल देती है, विच इज़ अबाउट ब्लेम शिफ्टिंग। तो ब्लेम शिफ्टिंग करना, गैस लाइटिंग करना, जो भी रिलेशनशिप्स में गैप्स हैं, जो भी कमियां हैं जो कि उनकी वजह से हो रही है, उनका सारा जो ब्लेम है, भार है, आप पे डाल दिया जाएगा। अगर आप कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, जेन्युइन स्टेप्स उठाने की कोशिश करेंगे, उन्हें कुछ जेन्युइन सजेशंस देने की कोशिश करेंगे, अपनी जेन्युइन नीड्स या अपनी जेन्युइन ग्रीवियंसेस एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे इन अ मैच्योर मैनर, तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, गैस लाइट कर दिया जाएगा और आप में ही 10 कमियां निकाल दी जाएगी इस अंदाज में कि सारी गलती आप में ही है, सारी तरह से आप ही इनएडिक्वेट हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वुमन जो आपके हर मूड में, हर मेंटल स्टेट में, दुख में, सुख में, स्ट्रेस के पीरियड में कोई आप वेट या बर्डन अपने अंदर महसूस करें, उस समय में आपकी पूरी जेन्युइन कंपेनियन होगी, ध्यान से सुनेगी, शी बी अ गुड लिसनर, उसकी प्रेजेंस आपके लिए सूदिंग होगी, तो नार्सिसिस्टिक वाइफ से बुरा इंसान इस चीज़ के लिए कोई हो ही नहीं सकता। यू आर एट द रॉन्ग प्लेस विद द रॉन्ग पर्सन। इस तरह की इमोशनल सपोर्ट आपको कभी नार्सिसिस्टिक वाइफ से मिल ही नहीं सकती, बल्कि आप पाएंगे अगर आपको इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, मे बी यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस या आप कहीं से भी आए हैं या आपका बुरा दिन गया है और आप स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी ये जो नार्सिसिस्टिक वाइफ है वो उस समय भी अपने मूड को ठीक करने का ज़िम्मा, अपने उसको खुश करने का ज़िम्मा आपके ऊपर डाल देगी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस दिन आपका मूड किस तरह का है, आप किस इमोशनल स्टेट में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वो आपको रीच आउट करके आपको समझने की कोशिश करे, आपके लिए प्रेजेंट होने की कोशिश करे। ये तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है वो आपका ऐसा मूड देख के आपके ऊपर ही और ब्लेम डालना शुरू कर दे कि ये किस तरह का मूड बनाया हुआ है, मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं तो ऐसा सोच रही थी, वाई यू बिहेविंग लाइक दिस। वो आप पे ही आपकी इमोशनल स्ट्रेस की स्टेट का ब्लेम भी आप पे ही डालने लग जाए, और बल्कि आप पे ये ब्लेम भी डालने लग जाए कि आप जो स्टेट में हैं उससे आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक एक्सट्रीम गैस लाइटिंग, जो आपको ऑब्वियसली अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में, आपको पता ही होगी कि ये नॉर्म है इस रिलेशनशिप का। पंचिंग बैग, अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक वाइफ के साथ रहते हैं तो आप डेफिनेटली उसके हर मूड का, हर परेशानी का, हर वो जो लैक, हर वो सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट अंदर से फील करती है, आप उसके लिए उसका पंचिंग बैग होगे। उसके साथ जो भी गलत होता है, जो भी उसकी अंदर की मिजरी है जो कि ऑलमोस्ट हर समय ही रहती है, जो भी उसकी ज़िंदगी में कमी है, जो भी बिहेवियर उसके साथ लोग कर रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है अब, या जो भी बिहेवियर किसी ने उसके साथ पास्ट में किया हो जो अच्छा नहीं है, चाहे वो हो सकता है उसके पेरेंट्स हो या कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई और परिस्थिति हो जो उसके साथ चल रही हो जो उसे पसंद नहीं है, उसकी वजह से उसको जो भी गुस्सा महसूस हो रहा है, जो भी इरिटेशन महसूस हो रही है, जो भी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है इन जनरल इन लाइफ, प्रेजेंट या पास्ट, उस सब के जिम्मेदार आप हैं। आप हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ये सब हो रहा है। हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है वो एज अ वाइफ अपने हस्बैंड के लिए सपोर्टिव होता है, उसको जेन्युइनली जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, वो देने में हमेशा उस कोशिश पूरी से पूरी करता है। लेकिन विद अ नार्सिसिस्टिक वाइफ वो अपने हस्बैंड को एम्बैरस करने में, शेम करने में, क्रिटिसाइज में करने में, डिमीन करने में, जज करने में सबसे आगे होती हैं, वेदर व्हेन द टू ऑफ देम आर टुगेदर, या फिर इन पब्लिक या उनकी बाकी सारी फैमिली या रिलेटिव्स के सामने, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एक कंट्रोल का तरीका यही होता है कि उनका हस्बैंड एम्पावर्ड स्टेट में नहीं आए, क्योंकि ये उनका एक मैनिपुलेशन का तरीका होता है। इसलिए भी क्योंकि शी ऑलवेज वांट्स टू एक्ट द विक्टिम, शी ऑलवेज वांट्स टू एक्ट कि आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और किस तरह से आप असमर्थ हैं, किस तरह से यू आर अ बैड हस्बैंड, यू आर अ बैड फादर, आप इनएडिक्वेट हैं, लेजी हैं, इनएफिशिएंट हैं, या पैसा पूरा नहीं कमाते हैं, या ध्यान नहीं देते, या इमोशनली अनअवेलेबल हैं, और अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स जो से आपसे होगी, और वो कतराएगी नहीं ये लिस्ट को शेयर करने में आपके सामने या आपकी पीठ के पीछे अपने ही रिलेटिव्स के सामने या अपनी फ्रेंड सर्कल में, या जहाँ भी पॉसिबल उसको लगता है कि कोई उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट लेगा और वो विक्टिम बन सकती है।
स्पेशली अगर वो वल्नरेबल या कोवर्ट नार्सिसिस्ट वाइफ है, क्योंकि जैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि इस तरह के नार्सिसिस्ट अपने आप को हमेशा विक्टिम मोड में रखना चाहते हैं। उससे उन्हें पावर की सेंस मिलती है, अटेंशन मिलती है। तो वो विक्टिम तभी एक्ट कर सकती हैं जब वो पूरी स्टोरी लाइन एक नरेशन बिल्डअप करके रखे हमेशा कि सी यू आर सच अ बैड हस्बैंड। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आपकी जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो आपकी काबिलियत हैं, उसको वो निखारने में मदद करेंगी, प्रेज़ करेंगी, उसको सबके सामने प्राइड से शेयर करेंगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, बल्कि आपकी कुछ भी अच्छी भी बातें होंगी या अच्छी उपलब्धियाँ भी होंगी, वो उसको डिमीन करके, छोटा करके ही सबके सामने दिखाएगी। उसकी इंटेंशन यही है कि आपको जितनी नेगेटिव लाइट में हो सके उतनी नेगेटिव लाइट में वो हमेशा आपको पोर्ट्रे करे सबके सामने। आप कोई भी काम करते हैं अगर घर में या बाहर, तो नार्सिसिस्टिक वाइफ उसमें कमियां खामियां ढूंढ ही लेगी। अगर पैसा कमाते हैं तो वो पैसा उसको हमेशा कम लगेगा। किसी पोजीशन में है तो उसको बाकियों से कंपेयर्ड वो पोजीशन कम लगेगी। कुछ घर में काम करके दिया है, अगर आपने कुछ हेल्प की है तो वो हेल्प में ही कमियां निकाल देगी। और मैं फिर से रीइंस्टेट करूँगी कि जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं एक हेल्दी मैन की बात कर रही हूँ। मैं मेन जो खुद से अनहील्ड या अनहेल्दी हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो जो एवरेज मैन जो अपनी काबिलियत में सब कुछ जो होता है एक हेल्दी तरीके से कोशिश करता है अपनी वाइफ के हेल्प करने में, उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रहने में, एक अच्छी हेल्दी को पार्टनरशिप बनाने में। तो ऐसे रिलेशनशिप में जब मैन बहुत बार ट्राई कर लेंगे, बार बार हर तरह से अपनी वाइफ को खुश करने की, उसकी हर तरह से हेल्प करने की, हर तरह से उसकी आंखों में खरा उतरने की, और जब फिर भी वो रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, तो जेन्युइनली जैसे होता है इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है, वो डिस्टेंट होने लग जाएंगे उस वाइफ से, वो एफर्ट्स करना बंद कर देंगे धीरे धीरे। और आप नहीं करें तब तो उसे और बड़ा रीज़न मिल जाएगा सबको दिखाने का कि देखो देखो ये कितना इनसेंसिटिव है, या आपको क्रिटिसाइज़ करने का, या आपसे नई लड़ाई शुरू कर देने का। तो ऐसे हो या वैसे आपको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। जैसे नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स होते हैं, वैसे ही नार्सिसिस्टिक वाइफ्स भी बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड फील करती हैं। आप उन्हें सबसे ज़्यादा इंटेंशन दें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, उनकी हर डिमांड पूरी करें, उनकी बैक इन कॉल पे रहें, उनको हमेशा इस तरह से पोर्ट्रे करें पब्लिक में जिससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ सके। लेकिन आपके बारे में द सेम थिंग अप्लाई नहीं करती है। आपके लिए वो कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं करेगी जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, या आप इस रिलेशनशिप में कितने नीडेड हैं, कितने रिस्पेक्टेड हैं, कितने वैल्यूबल हैं। विच गेट्स मी टू अनदर पॉइंट। जिस तरह से नार्सिसिस्टिक वाइफ बहुत ही स्किलफुली अपने लिए सिंपैथी गेन करती हैं, सारे स्टोरी को मैनिपुलेटिव वे में नरेट करके, उस तरह से ही वो बहुत आगे होती हैं दूसरे लोगों के साथ सिंपथाइज करने में। चाहिए लोग आपके ओपोनेंट्स हों, आपके जो लोग स्पेशली आपको नहीं पसंद, या ऑफिस में किसी ने आपके साथ गलत अनफेयर व्यवहार किया, या कोई भी और जहाँ पर आपको उनके सपोर्ट की, उनकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, आप ऑफन पाएंगे कि नार्सिसिस्टिक वाइफ उन लोगों के साथ सिंपथाइज, या उन लोगों के साथ साइड कर रही है, या उन लोगों के साथ पब्लिकली भी सिंपथी या फ्रेंडलीनेस एक्सप्रेस कर रही हैं जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो आपको जो सिंपथी मिलनी चाहिए, आपको जो लॉयल्टी मिलनी चाहिए, वो ऐसे लगेगा कि वो आपकी नार्सिसिस्टिक वाइफ दूसरों को दे रही है। नहीं, नॉट बिकॉज उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन क्योंकि उनका अगेन यही तरीका है आपके ऊपर कंट्रोल बनाकर रखने का। अगेन जैसे नार्सिसिस्टिक मेन होते हैं, नार्सिसिस्टिक हस्बैंड्स होते हैं, वैसे ही नार्सिसिस्टिक वाइफ्स आर सुपर डुपर सेंसिटिव टू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, डिसेंट और क्रिटिसिज्म तो बहुत दूर की बात है। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी एडवाइस या पर्सनल सजेशन भी दे दें एज अ हस्बैंड, जो देने का आपको बिल्कुल हक है, तो घर में जैसे बोलते हैं वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा। हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिबेट, हेल्दी डिसेंट क्या होता है, फैमिली के बीच में मिलजुल के बात करना क्या होता है, ये उसको बिल्कुल नहीं आता। ऑफ कोर्स जहाँ पे क्रिटिसाइज करने का हक है, तो वो हक वो अपने लिए डेफिनेटली रिजर्व करती हैं। आपको क्रिटिसाइज करना हो, एम्बैरस करना हो, ह्यूमिलिएट करना हो, कंडेम करना हो, या फिर आप दोनों के बच्चों को। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट, एक्सट्रीमली बैड होम मेकर। नार्सिसिस्टिक वाइफ किसी के लिए इमोशनली ट्रूली प्रेजेंट और अफेक्शनेट नहीं होती है, ना आपके लिए ना आपके बच्चों के लिए। इट्स ऑल अबाउट आई, मी, माई सेल्फ। ये वुमेन की कैपेसिटी नहीं है कि वो एक अच्छी होम मेकर हो सके, चाहे वो घर के बाहर काम करती है या नहीं करती, लेकिन वो किसी भी चीज़ को
क्योंकि पूरी ओनरशिप, पूरी लव, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं निभा सकती, इसलिए ऑब्वियसली जो घर उसके कंट्रोल में है वो कभी एक ऑर्गेनाइज्ड सुखद घर नहीं हो सकता। नार्सिसिस्टिक वुमेन के घर ऑफन डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बैडली केप्ट होते हैं, इनएफिशिएंटली रन होते हैं, जिसका खमियाजा उनके हस्बैंड को और उनके बच्चों को ऑब्वियसली भुगतना पड़ता है। लेकिन उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल सकता, उनसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकता। दे आर एक्सट्रीमली बैड विथ फिनेंसेस। ऑफन आपको पता नहीं चलेगा अगर वो मनी स्पेंड कर रही हैं, जो मनी उन्होंने कमाई है या आपने कमाई है या आप दोनों ने मिलकर कमाई है, आपको आंसरेबिलिटी उनकी नहीं होगी। कहाँ स्पेंड कर रही है, कितना स्पेंड कर रही है, वो ओवर स्पेंड कर देगी, आपको बताएंगी नहीं कहाँ स्पेंड कर रही है, सीक्रेटली स्पेंड कर देगी। कभी कभी हो सकता है शी इज़ रनिंग इनटू डेट्स हो गए जो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप कुछ भी स्पेंड करेंगे उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी, पूरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूरा दबाव डाला जाएगा कि जो फिनेंसेस हैं वो एक तरह से उनके ही कंट्रोल में रहे। ओवर स्पेंडिंग कोई उनके लिए अनकॉमन बात नहीं है। फिजूल की खर्ची होती है वो कर देंगी, या उनको क्योंकि दूसरों से कंपैरिजन करना है या दूसरों को दिखाना है कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी जेनरस हैं, या दूसरों से एक कंपैरेटिव लाइफस्टाइल शो करना है, तो इस तरह की चीज़ों में वो ऑफन मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे से वेस्ट कर सकती हैं। इस घर की एनर्जी कितनी डार्क और डिप्रेसिंग होती है ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नार्सिसिस्टिक वाइफ्स अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करती हैं टू मैनिपुलेट यू एंड कंट्रोल यू। ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन ऑफन नार्सिसिस्टिक वेमेन जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगी। मे बी दैट्स वन ऑफ द वेज जिससे उन्होंने आपको शुरू में अट्रैक्ट किया होगा इन द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो अरेंज मैरिज थी, चाहे वो खुद आपकी एक दूसरे के साथ जान पहचान से मैरिज थी। और वो पूरी इंटेंशन से अपनी सेक्सुअलिटी यूज़ करती हैं, चाहे वो आपको अपने फेवर में विन करने के लिए, आपको टेम्प्ट करने के लिए, सेड्यूस करने के लिए, या फिर आपको पनिश करने के लिए। इनफैक्ट ये जो पनिशिंग एस्पेक्ट है ये ज़्यादा ऑफन यूज़ होता है वंस द रिलेशनशिप हैज़ स्टार्टेड ऑफ। जब इनिशियल नोवेल्टी वाला फेज ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप का, तब आपको उनका ये रूप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में जो वुमेन है दे विल ऑफन डिनाई यू फिजिकल प्रॉक्सिमिटी विद देम। वो आपको शेम्ड फील करवाएंगी, आपको जज्ड फील करवाएंगी इवन फॉर हैविंग अ डिज़ायर टू बी क्लोज टू योर ओन वाइफ। तो वो हर एस्पेक्ट की तरह लाइफ के इस एस्पेक्ट को भी एक कंट्रोल और मैनिपुलेशन के टूल की तरह ही यूज़ करती हैं। रियल डीप इंटीमेसी की उनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, ये आप समझ जाएंगे जल्दी ही, चाहे वो कैपेसिटी इमोशनल सेंस में हो या फिर सेक्सुअल सेंस में हो। नार्सिसिस्टिक वाइफ्स ऑफन बहुत सुपरफिशियल होती हैं, सभी नार्सिसिस्ट की तरह बहुत ऊपरी तह पे ज़िंदगी बिताना चाहती है। किसी चीज़ में बहुत डेप्थ से, पैशन से, ट्रू अफेक्शन से उन्हें कोई लगाव नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता, कोई डीप हॉबी नहीं होती है। कैसा कोई दिख रहा है, कैसी उनकी इमेज आ रही है, ऐसी चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट होता है। किस तरह के घर में वो रहती हैं, किस चीज़ों में पैसा स्पेंड कर रही हैं, कौन सी गाड़ी चला रही हैं, किस तरह की उनकी जॉब में प्रोफाइल है, आपकी क्या जॉब प्रोफाइल है, आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं। वो चीज़ें जो जेन्युइनली एक अच्छा रिश्ता बनाने में महत्व रखती हैं, उनसे कहीं ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट होगा अपनी पर्सनल लुक्स में, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग में, अपने मैनिक्योर्स में, पेडिक्योर्स में, और अपनी बाहर की पीआर इमेज को मैनेज करके रखने में। और इसी के साथ आता है मेरा ये नेक्स्ट पॉइंट, जो है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और इंट्रीगिंग ट्रेट्स नार्सिसिस्टिक वाइफ्स का, और वो ये है कि वो ऑफन आपको कंपेयर करती हैं अपने एक्सेस के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर हो सकता है वो आपको कंपेयर करती हैं और जो उनके लिए मैरिज के प्रपोजल्स आए, और वो ये कंपैरिजन हमेशा यूज़ करेंगी आपको जज करने के लिए, आपको अशेम्ड फील करवाने के लिए, आपको कम फील करवाने के लिए। वो हमेशा किसी ना किसी तरह से रीज़न बना लेंगी आपको ये बोलने का कि आप कितने इनअप्रोप्रिएट हस्बैंड हैं, वो आपके साथ फंस गई हैं, शी इज़ वेस्टिंग हर लाइफ, उनकी लाइफ रूइन हो गई है। ऑब्वियसली खुद को देखना, खुद को इन्वेस्टिगेट कर पाना तो उनके बस की बात ही नहीं है, बिकॉज लाइक एनी अदर नार्सिसिस्टिक पर्सन, सेल्फ रिफ्लेक्शन तो कोई ट्रेट ही नहीं है नार्सिसिस्टिक वाइफ में भी, लेकिन वो सारा जो ब्लेम है उनकी स्थिति का वो एज अ हस्बैंड आपके ऊपर डाल देगी। हमेशा ऐसे फील करवाएगी कि आप टोटली लूज़र हैं, आप टोटली इनएडिक्वेट हैं। उन्हें किसी भी तरह से खुश करने के लिए डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करेगी कि उन्होंने आपको क्यों चूज़ किया, उनके पास तो कितने सारे और अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने आपको क्यों चूज़ किया, और इसकी वजह से उनकी लाइफ किस तरह से बिल्कुल बर्बाद हो गई है। और
ऑफन नार्सिसिस्टिक वाइफ्स जो हैं वो दूसरे मेन के साथ भी फ्लर्ट करने से नहीं कतराएंगी सटली या ओवर्टली आपकी प्रेजेंस में, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू मेक यू फील जेलस। जितना वो खुद जेलस होती हैं, आपको नहीं चाहेंगी कि किसी हेल्दी वे में भी आपकी कोई फीमेल से बात हो, कोई बिल्कुल जेन्युइन हार्मलेस रिलेशनशिप है उसमें भी आपके कोई इस तरह की फीमेल फ्रेंड्स हों। दे बी जेलस अगर आपको किसी फीमेल से अटेंशन मिल रही है, अफेक्शन मिल रही है, चाहे वो फीमेल्स फैमिली में भी हो या जेन्युइन को आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो, लेकिन वो इस तरह का बिहेवियर कर सकती हैं कि वो दूसरे मेन की अटेंशंस अट्रैक्ट कर रही हैं या इस तरह के डेलिब्रेट बिहेवियर कर रही हैं टू शो कि शी इज़ स्टिल सो मच डिज़ायरेबल एंड मेक यू फील लेस। नार्सिसिस्टिक वाइव्स इनफिडेलिटी में भी इंडल्ज कर सकती हैं, वो आपके पीठ के पीछे अफेयर्स में भी इंडल्ज कर सकती हैं। शी इज़ नॉट समवन जो बहुत ज़्यादा मोरालिटी या आपकी तरफ लॉयल्टी पे फोकस करेंगी। बहुत बार और ऑफ़न काफ़ी लेट इन द रिलेशनशिप आप रियलाइज़ करेंगे कि वन ऑफ द वेज़ जिसमें वो आपको डिमीन करके रखती हैं, आपको आपके साथ में खुद को एक विक्टिम की तरह दर्शा के रखती है, वो ये है कि वो आपके अगेंस्ट स्मीयर करना शुरू हो जाती है। जो स्मीयर कैंपेन है आपके अगेंस्ट बहुत पहले ही शुरू हो जाता है, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स में हो, चाहे उसके खुद के फैमिली मेम्बर्स में हो या आपकी फ्रेंड सर्कल में हो। तो छोटे छोटे रिमार्क से लेके जो आपके सामने ही बोले जाएंगे और पीठ के पीछे कही गई बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, आपसे छुपा के कही गई बातें, आप रियलाइज़ करेंगे बहुत बाद में कि आपके अगेंस्ट एक ऐसी स्टोरी लाइन बना दी गई है कि आपके पीछे पूरा एक प्रॉपर स्मीयर कैंपेन हो रहा था और आप आपको पता भी नहीं चला था, क्योंकि वो अपनी स्टोरी अपना पोर्ट्रेल वैसे कर चुकी हैं जैसे वो चाहती हैं। और दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आपके उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी सपोर्ट सर्कल हो। ऑब्वियसली वो तो सपोर्ट है ही नहीं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके अलावा आपकी ज़िंदगी में किसी और की भी जगह हो, फैमिली में या आउटसाइड द फैमिली। आपका कोई जेन्युइन ट्रूली अफेक्शनेट ट्रूली सॉलिड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली सपोर्ट सिस्टम हो। और इसमें स्मेयर कैंपेन भी हेल्प करता है। वर्क प्लेस में भी कर सकती हैं वो स्मेयर कैंपेन। आपके वर्क लोकेशन में पहुंच जाएगी, आपकी वर्क की कोई पिकनिक है या वर्क का कोई ओकेजन है जिसमें आप स्पाउस को भी लेके आते हो, तो वहाँ पर भी वो इस तरह की कोशिश करेंगी। तो जहाँ भी हो सकता है वो आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन, आपकी कैरेक्टर जिस तरह से भी हो सकता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने की छोटे तरीकों में या बड़े तरीकों में कोशिश ज़रूर करेगी एंड में, ताकि आपकी जो इमेज है वो वही आए जो इमेज होने से उनकी हेल्प होती है, जो उनके एजेंडा में फ़िट होती है, जो इमेज में वो अपने आप को वैसे दर्शा सके जैसे वो दर्शाना चाहती है। वो कहीं न कहीं कैसे न कैसे पूरी कोशिश करती हैं कि आपके ये ट्रू जो नेटवर्क है उसको वो डिस्ट्रॉय कर दें, सैबोटाज कर दें। और ऑफ़न इस चीज़ में वो सक्सीड हो भी जाती है, क्योंकि ऑफ़न आपको आइडिया ही नहीं होता या आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि वो ऐसा कुछ करने की कोशिश भी कर रही हैं। और क्योंकि आपका जितना सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है उतना ही उनको थ्रेटन्ड फील होता है अपना स्टेटस को आपकी लाइफ में मेंटेन करने में। नार्सिसिस्टिक वाइफ्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं आपके पे चेक के ऊपर, आपके ऑफिशियल प्लान्स के ऊपर, पर्सनल प्लान्स के ऊपर, आपके ईमेल्स पे, आपके फ़ोन कॉल्स पे, आपके बैंक अकाउंट्स पे, सभी पे उनको कंट्रोल चाहिए। सभी की डिटेल्स उन्हें मालूम होनी चाहिए। सब जो है उनकी नाक के नीचे, जैसे कि उनकी परमिशन के थ्रू ही होना चाहिए। बट सेम जो राइट है, सेम वो इक्वल राइट्स आपके साथ नहीं शेयर करती हैं। वो बहुत डिस्ट्रप्टिव भी होती हैं। आपने साथ में प्लान्स बनाए, फैमिली के साथ प्लान्स बनाए, मिल के प्लान्स बनाए, या किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पे कुछ करना है, तो सडनली आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने वो प्लान डिस्टर्ब कर दिया, उनका मूड नहीं है, या उन्होंने फ़ोन कर दिया लोगों को कि हम तो नहीं आ सकते, या उन्होंने सडनली शी फेन्स एन इलनेस कि मैं तो बीमार हूँ अटेंशन सीक करने के लिए, या कुछ भी इस तरह का बिहेवियर जिससे आपको तकलीफ़ हो, जिससे आपकी जो खुशी है उसमें बाधा आ सके। स्मूथली, खुशी से, एक एफ़िशिएंटली जो है प्लान्स सबके आगे बढ़ जाएँ, सबकी खुशी का ध्यान रखा जाए। अगर ऐसी सिचुएशन होती है नार्सिसिस्टिक वाइफ़ को अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगता है, शी फील्स लैक ऑफ कंट्रोल, तो कुछ डिस्ट्रप्टिव होना चाहिए, कुछ केओस होना चाहिए, कुछ टेंशन डेफ़िनेटली क्रिएट होनी चाहिए जिससे उनको फ्यूल मिल सके, ड्रामा क्रिएट हो सके, नेगेटिविटी क्रिएट हो सके और उसके ऊपर वो फिर थ्राइव कर सके। इसलिए कुछ भी तरह के रीज़न्स बना के, कुछ भी एक्सक्यूज़ेस बना के, छोटी बातों को बड़ा बना के या प्लान्स को डिस्ट्रॉय करके नेगेटिव एक फ्रिक्शन का, एक कॉन्फ्लिक्ट का जो एलिमेंट ला सकती हैं लाइफ में, वो ज़रूर करती हैं। शी'll be insensitive, she'll be unthoughtful, she'll be abusive, and
इन सम केसेस वो बहुत वायलेंट भी हो सकती है, और ये स्पेसिफिकली अगर वो एक मैलिग्नेंट या फिर सोशियोपैथिक काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट की कैटेगरी में फॉल करती हैं। वो वायलेंट भी हो सकती हैं, वो खुद के साथ वायलेंट हो सकती हैं, आपको स्केयर करने के लिए, या आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, आपको डरा के रखने के लिए, आपको धमका के रखने के लिए कि मैं अपने ऊपर ये कर लूँगी, वो कर दूँगी, इल्ज़ाम तुम पे लगा दूँगी, या फिर एक्चुअली कुछ कर लें अपने वॉलेंट एंगर में, या फिर वो दूसरों के लिए भी वॉलेंट हो सकती है, बच्चों के साथ अब्यूजिव हो सकती हैं, बच्चों को फिजिकली बहुत मिसट्रीट कर सकती हैं, या फिर आपके ऊपर भी कुछ चीज़ें उठा के फेंक दी, या आपके साथ भी फिजिकल वॉलेंस में इंडल्ज कर दिया। एंड अगेन, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, विद मेन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर उनके ऊपर फिजिकल वॉलेंस हो रही है या उनके साथ इमोशनल वॉलेंस हो रही है, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट्स, आपसे हफ्तों हफ्तों बात नहीं करना, कोल्ड ट्रीटमेंट करना, आप साथ में रहते हैं, आपकी नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, इकट्ठे बात करनी, इकट्ठे लाइफ चलानी है, तो आपसे दूर रहना, जान के दरवाज़ा बंद करके रहना, या आपसे बात ही इनिशिएट नहीं करना, या सुनना नहीं है, जवाब नहीं देना, तो इस तरह की अब्यूज़ जो होती है वुमेन के लिए फिर भी आसान होता है टू कम आउट एंड शेयर, इवन चाहे वो विद इन द फैमिली किसी से शेयर करें। मेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सोसाइटी जैसे उन्हें कंडीशन करती है, मेन अपनी प्रॉब्लम्स अपने पास रखने के आदी होते हैं, स्पेशली जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं टू डू विद द वुमेन। अगर उनका एनपीडी बहुत हाई है स्पेक्ट्रम पे, तो वो वुमेन वायलेंट बिहेवियर में भी इंडल्ज कर सकती हैं। और दिस ब्रिंग्स मी टू माय फाइनल पॉइंट, विच इज़ डिवोर्स। तो जब डिवोर्स की अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ऐसी वाइफ के साथ, तो स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है नार्सिसिज्म के, तो वो अगेन बहुत वायलेंट ट्रीटमेंट कर सकती है, बहुत अब्यूजिव, बहुत एंग्री, बहुत रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव बिहेवियर में इंडल्ज कर सकती है। तो इसलिए ऑफन नार्सिसिस्टिक वाइफ्स के साथ जो डिवोर्स होता है वो बहुत ही एक रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस होता है। जितनी लाइफ साथ में रोलर कोस्टर रही होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है डिवोर्स का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये फेयर म्यूचुअल कंसेंट वाला, आराम से होने वाला, ये वैसा डिवोर्स नहीं होता। ये बहुत अगली एंग्री डिवोर्स होता है, जिसमें वो पूरी कोशिश करती है आपको पूरे अच्छे से स्मीयर करने की, और ज़्यादा बदनाम करने की, आपकी लाइफ हेल करने की। हो सके तो शी विल स्ट्रिप यू ऑफ घर, पैसा, मेंटेनेंस, बच्चे, जो जो चीज़ की कस्टडी हो सकती है, उस चीज़ की वो कस्टडी चाहेगी, जितना भी चाहे वो अनफेयर प्रोसेस हो। वो अपने आप को पूरी तरह से एक हेल्पलेस, पावरलेस विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश करेगी, जिनके ऊपर आपने अब्यूज़ किया है। तो दिस डिवोर्स विल नॉट बी अ वेरी स्मूथ डिवोर्स। आप बिल्कुल मेंटली तैयार रहें कि शी विल नॉट मेक थिंग्स ईजी फॉर यू। और अगर वो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है या सोशियोपैथिक है, तो फिर तो वो और भी ज़्यादा जो है डेंजरस हो सकती है, इवन इन योर लाइफ टुगेदर जब आप साथ थे, और स्पेशली इस टाइम पे जब डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं। बहुत सारे टैक्टिक्स अपना सकती है टू मेक योर लाइफ हेल। हो सकता है आपको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, आपको प्रोटेक्शन की सीख करनी पड़े फ्रॉम लॉ। दिस वुमेन कैन गेट रियली थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग एंड डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव। किसी तरह से भी आपकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पे नहीं आ सके, कितना मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। जैसे वो आपको जेन्युइनली, ट्रूली, अफेक्शनेटली सपोर्ट करने के लिए, आपकी इमोशनल नीड्स के लिए प्रेजेंट नहीं होती, उसी तरह से वो अपने बच्चों के लिए भी एक अनप्रेजेंट एंड थॉटलेस मदर होती है। तो ऑफन आप पाएंगे एज अ हस्बैंड ऑफ अ नार्सिसिस्टिक वाइफ कि शायद आप अकेले को पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर सारा भार आ जाता है अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट होने का, उनको एक स्टेबल, फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने का, उनको एक फैमिली में स्ट्रक्चर देने का, किसी पे जिस पे वो डिपेंड कर सकें, ट्रस्ट कर सकें अपनी सारी ज़रूरतों के लिए, मुश्किल में किसी के पास आ सके, तो ऑफन सारा भार आपके ऊपर आ जाता है एक फादर की ड्यूटी पूरी करने का भी, और एक मदर की भी इमोशनल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने का। शी इज़ अ कंट्रोलिंग, डिमांडिंग, इंटाइटल्ड, सेल्फिश मदर। तो ये थे कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स जो अलग अलग डिग्रीज और इंटेंसिटीज़ में नार्सिसिस्टिक वाइफ्स में डेफिनेटली पाए जाते हैं। खामियां हर रिलेशनशिप में होती है, हर इंसान में होती है। हर रिलेशनशिप में हमें एक दूसरे के साथ सीखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। लेकिन एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना, अपने से नॉर्मल एक्सपेक्टेशन रखना बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही हर कोई इंसान अंदाज़ा लगा पाए कि जिस औरत से उसकी ज़िंदगी जुड़ने वाली है वो एक नार्सिसिस्टिक है। स्पेशली अगर ये अरेंज्ड मैरिज है, जहाँ पे आपकी बहुत कम मुलाकातें हुई हैं और बहुत सुपरफिशियल तरीके से हुई हैं।
लेकिन अब जब आप जान गए हैं, अब जब आपकी ज़िंदगी में सफ़रिंग घुल चुकी है, तो आपका पूरा राइट है अपने आप को और ज़्यादा अवेयर करने का, और जो भी आपके लिए पर्याप्त है वो स्टेप्स हटाने का, खुद को प्रोटेक्ट करने का, इस चीज़ से डील करने का और खुद को हील करने का। नार्सिसिज्म के बाद भी, नार्सिसिज्म के आगे भी ज़िंदगी है, और एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है। इस पे डाउट मत रखिएगा, लेकिन स्टेप्स आप ही को लेने होंगे।